guys, we are starting. So, very good morning and welcome, Hemant and Kaka भी से. So, आपको ऑफिशियली हमारे बायोडाइवर्सिटी क्लब के जो स्टूडेंट्स हैं वो वेलकम करेंगे ही. लेकिन उसके पहले ना मैं आप दोनों को और जो भी अगर कोई नया है आज अटेंड करने वाला तो उनको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए बायोडाइवर्सिटी सेल ऑफ सिम्बायोसिस क्या है, हम क्या करते हैं एंड आप जैसे लोग हमारे प्लेटफॉर्म में आके स्टूडेंट से बात करते हैं तो उसका कैसे फायदा हो रहा है हमें, ये थोड़ा मैं 1-2 मिनट में बताती हूँ. तो अभी हम तो तीनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ. आई एम शिल्पा एंड मैं पुणे में रहती हूँ, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी ऑफिसर करके 2018 से 2018 उधर से मैं काम कर रही हूँ. तो हेमंत और काका, ये कैसे शुरू हुआ? आपको पता होगा कि मैं आई थिंक 2017 में अम्बोली में आई थी वरद के साथ. सो इन दैट टाइम आई हैड लेफ्ट माय जॉब इन सिम्बायोसिस. उसके पहले ना मैं सिम्बायोसिस में एक दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करती थी एज अ स्टूडेंट अफेयर्स, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर करके. उस टाइम में हमेशा सिम्बायोसिस का हमारा 350 एकड़ एरिया है पुणे के आउटस्कर्ट्स में. सो इट्स अ क्वाइट बिग एरिया और वहां पे मैं हमेशा बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन करती थी. तो सिम्बायोसिस के जो फाउंडर है डॉक्टर एस बी मुजुमदार, उनको ऐसे लगा कि इसका ठीक से डॉक्यूमेंटेशन करके हम एक बुक पब्लिश करते हैं. तो मैंने 16 और 2016 एंड 17 ये 2 साल मैंने मेरा जो नॉर्मल फुल टाइम जॉब था वो छोड़ के 2 साल ये पूरा बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन किया along with 2 other professors, and we came up with a beautiful book where we described 200 species which we found on campus. So it was a big discovery for biodiversity cell as a and even employees and for even founder of Symbiosis कि अपने campus में इतने सारे species हैं. सो उनके लिए तो काम हो गया, बुक पब्लिश हो गया, ठीक है. लेकिन फिर मैं और मेरे और 2 प्रोफेसर हमने ऐसे डिसाइड किया कि हम मैनेजमेंट को कन्विंस करते हैं कि सिर्फ बुक पब्लिश करने तक ही ये प्रोजेक्ट ना सीमित रखें, हम आगे से भी कंटिन्यूअसली बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन के लिए काम करते रहे सिम्बायोसिस में. और उसके लिए फिर कन्विंस करके हमने बायोडाइवर्सिटी सेल एस्टेब्लिश किया सिम्बायोसिस में. तो मैनेजमेंट ने हमें सपोर्ट किया, इसलिए फिर उन्होंने एक फुल टाइम पोस्ट भी ये की मेरे लिए बनाई एक्चुअली. एंड दे अपॉइंटेड मी एज अ बायोडाइवर्सिटी ऑफिसर एंड फिर 2018 से मेरा ये काम शुरू हो गया. नाउ विथ कंटिन्यूअस बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन we also started giving information to students. At present this information is just awareness level and at just sensitization of students. So every Sunday जब कॉलेज खुला था तब स्टूडेंट्स मेरे साथ नेचर वॉक के लिए हमारे कैंपस में और वैसे बाहर भी आते थे. एंड आप जैसे एक्सपर्ट्स जो पूना के नजदीक के लोग हैं वो हमारे कैंपस में आके स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते थे. अभी कोविड-19 के वजह से अच्छा हो गया, एटलीस्ट ऑनलाइन के वजह से ना हमारे साथ बात कर सकते हैं अभी. So on that platform now biodiversity cell is interacting with experts like you on every Sunday, where biodiversity club members means students of our biodiversity symbiosis are getting exposed to the work what you are doing. एंड हेमंत एंड काका, तो आज जो हमारे साथ स्टूडेंट्स रहेंगे वैसे बाहर के लोगों के लिए भी ये ओपन है सेशन, सो कोई भी अटेंड कर सकता है. एंड अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के हैं, और कोई बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा है, कोई मीडिया पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कलनरी आर्ट्स, कोई लिबरल आर्ट्स. सो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग प्रोग्राम के ये स्टूडेंट्स हैं. So in a way, it's a very fantastic thing that students from various backgrounds are coming together for biodiversity cell sensitization and awareness sessions. So this is just a small, or you can say small brief introduction of whatever we are doing on as a biodiversity cell in Symbiosis. So that's it. And with this, I welcome both of you. And हमारे आज की जी टीम है biodiversity club की. अनिर्बन है, देन हीमा है, एंड
आइनिक है, ये तीनों ये सेशन सारा कंडक्ट कर रहे हैं. एंड अनिर्बन विल इंट्रोड्यूस यू. So Anirban, you will introduce Hemant first as he is going ahead first, and then Kaka Bisi. Huh? So Anirban, it's you now. You can go ahead. Good morning and welcome to the session Conservation at Grassroots, the Amboli Model, organized by the Symbiosis Biodiversity Cell. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to introduce you to one of our speakers, Honorable Mr. Hemant Ukel, among us this morning. Mr. Ukel is a wildlife researcher and environment educator. As a wildlife researcher, Mr. Hemant Ukel has been documenting amphibians, reptiles, plants, and butterflies in the area of Amboli, an area of rich biodiversity. Mr. Ukel has also studied diversities of butterfly in the area of Amboli, in which he is an expert. Mr. Ukel also discovered a new locality of a novel coral snake. He has extensively surveyed the Lepidopteran diversity in Maharashtra, Kerala, Assam, and Arunachal Pradesh, Mizoram, and Sikkim. Mr. Ukel is one of the founder members of Malabar Nature Conservation Club, an NGO from Amboli that conducts environment awareness programs in local schools and elsewhere. We hope to listen to you, sir. Thank you. So first of all, Anirban, it's a nice introduction, but you have to just pronounce his surname is Ogle. Huh? Ogle. Okay. Sorry, ma'am. Actually, I'm not a Marathi, so I'm from Bengal. So I No, it's fine. just pronounce it like that. That's I'm okay. sorry. That's okay. Fine. Thank you, Anirban. So yes, Hemant, you can go ahead. Yes. Okay. So today, myself and Kaka, we are going to talk about the conservation work we are doing in Amboli, the awareness programs we are conducting in schools, and also the conservation issues in Amboli and the tourism pressure and the problems the biodiversity is facing because of the tourism pressure and all. But today I'm going to talk about a little bit about Amboli. So imagine a village which is having more than 20 plus species discovered in last 10 or 15 years. So I think this will be the only village in India where so much of diversity is there. So and this is going to continue in next few years also, because there are 2-3 species which are in pipeline. So there will be, I think, 25 to 30 new species from one place, which is called Amboli. Amboli is actually situated at the southern tip of Maharashtra, and Goa and Karnataka border is hardly 30-40 kilometers from here. So we have very close to Goa and Karnataka, and the South Indian forests are well connected with Amboli. And that's the only reason why we are getting so much of biodiversity and so much of new species from Amboli. So, but today I'm going to talk about butterflies first. So, in my presentation, I will cover what is butterfly, what is their diversity in Western Ghats, then what is their life history and life cycles, how butterfly emerges from a egg or a pupa. And lastly, I'm going to cover, so actually we are documenting butterflies in Amboli itself and also in Western Ghats for last 14-15 years. And I have written a book on Western Ghats butterflies also. So also we are doing a citizen science project. So I'm going to talk about that also in my last slide. So I think start my presentation now. Can you see the screen? नहीं हेमंत, अभी वो एच ही दिख रहा है, वो पहले Just
Yes, now we can see. Can you see this? Yes. Okay, fine. Actually, we must all know about the classification of animals and plants. So there are kingdom, phylum, class, order, families, and genus. So in this order, the animals or insects, they are classified. So butterflies come into an order called Lepidoptera, and Lepidos means wings, and Ptera means Lepidos means scales, and Ptera means the wings. So the insects which are having scales on their wings are called Lepidopteran insects. So usually, अगर आप देखोगे तो ये scale का जो arrangement है, so it's like roof tiles. They are placed one the side by side. So the scales which give the color to that butterfly actually. Then the other character for the Lepidoptera Lepidoptera order is they have coiled mouth parts. Like there is a straw-like the butterflies have, which is coilable. So you can see the proboscis in the second image. The first image is of the butterfly scales, and the second image you can see the proboscis. And in this Lepidoptera order, there are moths and butterflies. So all the moths and butterflies, they have scales on their wings, and also they have the proboscis with which they can take the liquid diet. So overall diversity of butterflies. So in the world, worldwide, it is around 18,000 species. And in India, we have almost 1,320 species of butterflies. If you look at the diversity of butterflies in Western Ghats, we have almost 336 to 346 species in Western Ghats. So the entire Western Ghats, which starts from Gujarat and ends up to Kerala. So it runs parallel to the west coast, and it is almost 1,600 kilometers long. So in this 1,600 kilometers, we have almost 336 species of butterflies. So if you look at the butterfly diversity in Western Ghats, here is a map which is the part of Western Ghats going through each state. So from Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. And in the chart, we can see the butterfly diversity, that is butterfly checklist of each state. So if we start from Kerala to Gujarat, we can see that the butterfly diversity is decreasing if you are when we are going from south to north. Like the checklist for Kerala and Tamil Nadu is almost 329 species, and that of Gujarat is almost 170 species. So particularly if you look at the butterflies, they are dependent on the plant species. So the variety of plant species जहाँ पे ज़्यादा है, you can see the more diversity of butterflies. Because butterfly caterpillars, they feed on particular plants, and the diversity of the plant directly reflects the butterfly diversity. So butterflies are actually good indicators for more rich and diverse habitat. So this butterfly species diversity in actually these butterflies are divided into 6 families. So you can see the classification of butterflies into 6 families. So the first family is Papilonidae family. Then there is one more Hesperidae family. Then Piridae, Nymphalidae, Rhionidae, and Lycaenidae. So butterflies are basically divided into 6 families. So for each family, there are few characters defined for that particular family. Like the first family is Papilonidae family, and they are also commonly known as swallowtails. So often these butterflies have tails on their wings, and also the caterpillars
they have an organ called as osmeteriums, and these osmeteriums, they can generate a foul taste with that osmeterium. They secrete some material which is having a foul taste and also smell. So these, particularly these butterflies, you can see there are two examples I have shown in this slide. The next family is Hesperidae family. And there are almost 48 species of skippers in Western Ghats. So these, the butterflies from this family, they resemble more like a moth, but actually they are not moths, they are butterflies. And mostly, if you can see, the butterflies are mostly they are diurnal, and moths, they are nocturnal. So, but there are few exceptions, like few day-flying moths are there, but they are very few. And this Hesperidae family, these butterflies are very small and very fast and darting flight. And the antenna is a hooked antenna. So, and very small butterflies you can see. So there are a few flats. So there is water snow flat, Malabar spotted flat, and there are few common dartlet and these kind of butterflies are there. So the third family is a Piridae family. They are commonly known as whites and yellows. So most of the butterflies in this family, they are either they are having white or orange combination or white and yellow combinations. So here are a few examples for that. Then there is one more family called Rheodinidae, and there are only two species in Western Ghats, and they are called, in this family, there are Judies. We have a couple of Judies in Western Ghats. One is double-banded, Sophies double-banded Judy and plum Judy also. So this family is very not well represented in Western Ghats. Then there is one more family called Lycaenidae. They are commonly known as blues. So usually if you see the butterfly, you can see the underside of a butterfly, but when they open their wings, you can see the blue color. So most of the butterflies from this family have a blue color on their upper side. Then there are a couple of butterflies I have shown in this slide. And the last family is Nymphalidae. Nymphalidae is well represented in Western Ghats. So there are almost 102 species of butterflies from this family in Western Ghats. So there is a particular character for this family. So usually if you see all the butterflies and insects, they have 3 pairs of legs. But in this particular family, that is Nymphalidae, the 2 legs are not active. They are very short and having brush-like structure on their legs. So only 2 pairs of legs they are using for walking and kind of thing. So so it appears like they have only 4 legs. So this is a typical character for this family. So here are a few examples of the family. They are also known as skippers. So look at the colorful insects in this family. So the next family is Papilonidae. So the largest butterflies in the world, they are from this family. So particularly this example is this picture is of southern birdwing, which is the largest butterfly in India. And it is also endemic to Western Ghats. So only you can spot this butterfly in Western Ghats. So here are a few examples. So very beautiful and large size butterflies are in this family. This is a Malabar banded swallowtail. This is also endemic to Western Ghats. This is Malabar raven. This is also endemic to Western Ghats. This is common mormon. And this is the Malabar banded peacock. This butterfly is also endemic to Western Ghats. So the next family is the Lycaenidae family. So they're commonly known as blues. So these are very small butterflies, but having bright blue coloration on the upper side. So this is an exception. This is called as a sunbeam butterfly, which is having a orange coloration. So there is one more butterfly called red flash and cornelian also. So they are having red color on their
upper side of wings. So this is how the blue coloration is there on the upper side. Then the next family is Nymphalidae family, which is the largest family in Western Ghats. So there are blue oak leaves, bush browns, then there are leopards, crows, blue tigers. Then there are Nawabs and Rajas in this family also. Sailors, sergeants, admirals. So Hemant, why their names are like this? Sergeants, admirals. Yeah, mostly the study of butterflies was done by mainly by the Britishers, and those Britishers were from the army. And there is one famous researcher in this in the field of butterflies. He's called as his name is Brigadier Evans. So he retired from his army service, and then he pursued the hobby of butterflies, and he described all the species in India. So he volunteered almost for 25 years in Natural History Museum, London, and where all the specimens from India are present there. So he studied those specimens and he described all the species in India. So mostly it is their personal, because of this, because of their background. So the names were like Archduke, Dukes, Sergeant, Sergeant Major, Soldier. So is there any chance that their names can be changed again in next 100 years at least? So common names can be changed. But scientific names, we cannot change them. Yes, of course. Personal taste, yeah. Okay, go ahead. So then there is a cruiser butterfly. So this is French Duke. This is from Northeast, not from the Western Ghats. This is called as Commander. Then there is one more family, the Pieridae family. There is whites and yellows. You can see particularly all the butterflies in this family have red, orange, or white coloration and yellow coloration also. So this is called a chocolate albatross. Then I'm going to show you the life history or natural history of a butterfly. So how butterfly life cycle is there. The first stage is, of course, an egg. And from the egg, the caterpillar will hatch within a week. And the caterpillar will keep on feeding on the either on flowers, fruits, or the leaves of a tree, leaves of a plant. And eventually it will turn into a pupa. So in the caterpillar stage, there are 5 instars. So in each instar, as they grow, they shed their skin and the new skin will appear. So there are 5 instars, and after that, it will turn into a pupa. So in pupal stage, from the pupa, the adult will emerge. So from pupa to adult, it takes almost 1 or 2 to emerge a butterfly from the pupa. So this entire metamorphosis may take a month, and sometimes it may take 2 to 3 months also. So you can see the beauty of the eggs in this slide. So there is a collage of variety of eggs from each family. So from the shape, size, and color of each egg, you can actually you can recognize from which family this butterfly is from. So usually the Pierid family, the eggs are bottle shaped. In Lycaenid family, the eggs are like a golf ball or kind of. Then Pieridae, then in Nymphalidae family, the eggs are round
and very large. So look at the beauty of the eggs. The next stage is hatching. So the fresh egg is completely pale yellow, and you can see the change in the color of the egg every day. And after 4 or 5 days, the caterpillar will hatch the egg. The sequence is here. So the next stage is the caterpillar or larva. So you can see the diversity and the variety of caterpillars in this slide. And next stage is the pupation. So after the 5th instar, the caterpillar will hang like this, and it will turn into pupa within 24 hours. So it's shedding the skin, and you can see the pupa is coming out. So this is how the pupation process takes place. So this is the pupa of southern birdwing. And you can see the variety of the pupa, are also called as a chrysalis. So they are very colorful. And there are few characters. If you see the Papillonidae or Piridae pupa, so they have particularly, if you can see, so the end is stick to the stick, and there is a silken band with the help of which it is actually hanging. In Nymphalidae family, the pupa is like this. Okay, so this is the most stunning event in, I think, in the wildlife. So butterfly is coming out from the pupa. And these are some adult butterfly images. So actually, we are documenting butterflies in Amboli area in Western Ghats for last, I think, 13, 14 years. And we have a website called Butterflies of India, and it's a citizen science project. And each and everyone can contribute their butterfly images for this website. So I'll show you the website now. So this is how we are documenting all the data we are collecting from the Western Ghats and throughout the India. So there is a photo gallery, early stages are there, then distribution of a butterfly. So each record you contribute to the website, it will go into the distribution maps and so this is how the status, habits, and habitat. So there is a state-wise there is a state-wise distribution of butterflies in each month. So each contribution is very important for this kind of data. Hello. Yes, Hemant. Presentation झालंय माझं. Okay. Good. ठीक है. So I think students, we got a glimpse of Hemant's work. So he has been very thoroughly documenting butterflies in Amboli area as well as Western Ghats. And you must even go through his book also, The Butterflies of Western Ghats.
where I really want to mention you that this book is like one of its kind, because nowhere in India you will find a book where each and every butterfly is described so thoroughly and in detail, and you will get photographs. That is so, Hemant, it's completely unbelievable how you did that, you and Milind sir, that from each butterfly's egg to larval stages to pupa and the butterfly, each and every photograph you will get to see of all butterflies. That's a very fantastic effort and documentation from you both. So congratulations, Hemant. Thank you. And I have that book, and students, I really would like to suggest that those who are interested in butterflies, you must have this book in your possession. So thank you. Thank you, Hemant. Now I think Arvind, you can introduce Kaka, and Kaka can discuss or interact with students whatever work they are doing in Amboli. From the words that I have gathered, very few words that I can comprehend and I have noted down. Amboli is the only village with huge biodiversity, which Mr. Hemant Oakley has just uh, noted down here. So we are also proud to have Honorable Mr. Kaka Bhise, who is proactively engaged in school awareness programs of snake rescue, tours of wildlife photography, and he stands firm against any illegal acts of poaching, illegal cutting of woods, plantation of trees, with active resistance. Mr. Bhise has picked up his camera to capture the radiant biodiversity, receiving countless awards. He is also the recipient of the Asia Photography Competition 2017, where he occupied the first position. Mr. Kaka Bhise is currently the president of the Biodiversity Management Committee in the Amboli Gram Panchayat. He is also the president of the Malabar Nature Conservation Club, Amboli. So let us lend our ears to Mr. Kaka Bhise for the next couple of minutes. Over to you, Mr. Bhise. Thank you. हाँ काका, बोला तुमने। मैं तो हिंदी में ही बात करूंगा। यस, हाँ हाँ, आराम से आराम से। तो आज के आपके जूम मीटिंग का सब्जेक्ट जो है वो है अपना कंजर्वेशन एट ग्रास रूट्स, द अम्बोली मॉडल। तो कंजर्वेशन के लिए, ग्रास रूट पे कंजर्वेशन के लिए गांव में नेचर की तरफ प्यार हो लोगों को, तभी वो कंजर्वेशन हो सकता है, या लोग नेचर की तरफ प्यार से देखे तभी वो कंजर्वेशन है। तो उसके लिए गांव में लोगों में ऑलरेडी नेचर के बारे में बहुत सारा प्यार होता है, क्योंकि उनके आंगन में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, या जैसे कुछ गलत फहमियों के कारण भी बहुत सारे जानवर, सांप बचते हैं, तो वो भी एक पार्ट है उसका। वैसे ही हम लोग भी थे जो यहाँ वहाँ घूमते थे गांव में, या रूटीन चल रहा था, जीवन मतलब जीना चल रहा है, वैसे चल रहा है। लेकिन अम्बोली बायोडायवर्सिटी के लिए इतना रीच है, ये हमें कब पता चला? तो वो 5 मिनट में बताता हूँ आपको मैं। तो वो डॉक्टर भरत गिरी जी है, BNHS के रिसर्चर थे उस वक्त 2000 में। तो वह यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तो घूमते वक्त मैं और मेरा एक मित्र है रोहन कोरगांव का, तो हम लोग ने देखा कि ये लोग कुछ तो ढूंढ रहे हैं पत्थर के नीचे या कुछ यहाँ वहाँ। तो वो लोग स्नेक्स या सिसिलियन ऐसे कुछ जानवर ढूंढ रहे थे। तो हम लोग ने पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे रिसर्च करते हैं या ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो हम लोग ने पूछा कि हम लोग भी आपके साथ घूम सकते हैं, हमें भी अच्छा लगेगा ये आपके साथ घूमने। उन्होंने हाँ बोल दिया और हम लोग ने घूमना शुरू किया। उसके बाद में उनके साथ घूमते घूमते हमें भी वो अच्छा लगने लगा। उन्होंने 1-2 बार हमारे हाथ में स्नेक दिया, तो हमारा स्नेक के बारे में डर निकल गया। धीरे धीरे मैं और रोहन खुद दोनों घूमने लगे। तभी हेमंत पूना से आया था अपनी नौकरी छोड़ के, यहाँ पे कुछ अम्बोली गाँव में कुछ करना है इसलिए। तो हम लोग हेमंत से भी मिले कि हेमंत, अरे यार कुछ करना है गांव में, इतना अपना नेचर अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टूरिज्म या कुछ लोकल
पोचिंग करते हैं उनकी वजह से, या कुछ टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म के लिए कुछ करना है तो क्या करेंगे। तो ऐसे बात करते करते हम लोग ने टीम से मिलके हम लोग ने एक 8-9 लोगों की कमेटी बनाई। उसके बाद में हमारे मलाबार नेचर कंजर्वेशन क्लब, ये क्लब हमने तैयार किया और उसमें 3 काम हम लोग ने लिए। उसमें हमें मदद की पूना की साइली पलांडे दातार, जो हमारे फाउंडर मेंबर है, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे मलाबार नेचर कंजर्वेशन क्लब की। राहुल प्रभु खानोलकर है बेलगाम से, वो बैट्स पे काम करते हैं। रमन कुलकर्णी है वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ कोल्हापुर, वो भी हमारे फाउंडर मेंबर है। फारूक मेहतर, वन ऑफ द बटरफ्लाई एक्सपर्ट, वो कोल्हापुर से, वो भी हमारे फाउंडर मेंबर है। ऐसे हमने बहुत सारे फाउंडर मेंबर जो एक्सपर्ट्स भी है, और हमारे गांव के कुछ फाउंडर मेंबर, ऐसे मिलके हमने ये एनजीओ बनाई। हम लोग ने जब मीटिंग की कि अभी एनजीओ के क्या 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 काम होने चाहिए, तो हम लोग ने 3 काम अपने आँख के सामने रखे। तो उसमें पहला तो काम था कि अम्बोली टूरिज्म के लिए बहुत फेमस हो रहा है दिन ब दिन, तो उसके लिए क्या करना है। क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो नेचर को थ्रेट्स भी बढ़ेंगे, नेचर को हानि भी पहुंचेगी, तो उसके लिए क्या करना है। तो हम लोग ने पहले तो हमारे सामने आया कचरा, कि लोग आएंगे कचरा करेंगे, कचरा फेंकेंगे, तो उसके लिए क्या करना है। तो हम लोग ने बड़े बड़े सिटी में अभी तक रिसाइकल प्लांट नहीं है, तो ऐसे छोटे गांव में कैसे हो सकता है, तो वो थोड़ा मुश्किल था। तो हम लोग ने क्लीन ड्राइव शुरू कर दिए बच्चों के साथ में, स्कूल के बच्चों के साथ में। यहाँ पे 3 से 4 प्राइवेट स्कूल है, उनके साथ में मिलके वो डिजाइन किया कि हर एक टूरिज्म सीजन के बाद में हम लोग क्लीन ड्राइव करेंगे अम्बोली में, हैबिटेट क्लीन ड्राइव, और यहाँ के जो साइट सीन है, पॉइंट्स जो है, वहां पे क्लीन ड्राइव करेंगे। तो वो काम शुरू कर दिया हम लोग ने। उसके बाद में अम्बोली में दूसरी जो बात थी, वो यहाँ पे जो स्कूल्स है या होटल्स है या घर में जो जंगल से लकड़ी जो आती है, तो उसको सॉल्यूशन लोगों को क्या दे, ये सोच के हम लोग ने वो काम शुरू किया। तो लोगों को गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर के बारे में बताना शुरू कर दिया, और चूल्हे में जो आप लकड़ी सालों से जलाते आ रहे हैं, तो उसके कारण आपको क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। जैसे अस्थमा हो सकता है, आप में पूरा कार्बन हो जाता है, जिसके वजह से आपके घर की जो लकड़ी होती है छप्पर की या छत की, वो जल्दी खराब हो जाती है, जिससे उनको वो महत्व मालूम होता गया। और धीरे धीरे यहाँ के लाइफस्टाइल बदलने के कारण, टूरिज्म के कारण, लोगों के पास थोड़े पैसे भी आए, तो लोगों ने गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर अपनाना शुरू कर दिया। उसके बाद में एक का देख के दूसरा, दूसरा का देख के तीसरा, ऐसे वो बढ़ते गया। और गांव में बहुत सारा जो फायरवुड आता था जंगल से, वो कम होते गया। मतलब समझिए 5 साल पहले अगर 100 लोग लकड़ी जंगल से लाते थे, अभी उसका परसेंटेज आ गया है 5 लोग, इतना कम हो गया है। और यहाँ के स्कूल्स और जो होटल्स है, उन्होंने भी गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर बिठाना शुरू कर दिया। थर्ड था कि कंजर्वेशन कंजर्वेशन, ये सब बातें करने से कंजर्वेशन नहीं होगा, तो उस पर क्या एक्शन लेनी चाहिए। तो हम लोग ने पहला टारगेट किया स्कूल्स को, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जैसे मेरा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं 8th स्टैंडर्ड में था, उस वक्त किसी ने, उस वक्त ऐसे वो स्लाइड डालने वाले स्लाइड्स हुआ करते थे, और वो बोर्ड्स पे दिखाई जाते थे। तब उस वक्त इंसेक्ट्स के, मैंने 8th स्टैंडर्ड में था तब मैंने देखे थे इंसेक्ट के बारे में स्लाइड शो देखा था। उस वक्त मैं स्कूल से सीधा जंगल में निकल गया था। मतलब ये इम्पैक्ट होता है अगर आप अलग कुछ चीज दिखाते हो, नेचर के बारे में हो या किसी और चीज के बारे में, तो लोग, बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमने टारगेट किया बच्चों को, स्कूल के 5th से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को। स्कूल में जाके बच्चों को हम लोग ने खेल खेल में नेचर के बारे में, जैसे नेचर के बारे में कोई स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, वो उनके साथ में खेलने हैं। कोई कॉम्पिटिशन्स हो जो बोरिंग ना हो, जिसमें बच्चों को फन, मजा आए, ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी हमने बच्चों के साथ में किए हैं। उसके बारे में, उसके बाद एक एक्सपर्ट आता था जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपर्ट रहता है, जैसे हेमंत बटरफ्लाई का है, कोई स्नेक का है, कोई बर्ड्स का है, तो उनको इनवाइट करके उनको रिक्वेस्ट करते थे कि आप 1-2 घंटे के लिए हमारे बच्चों के साथ में इंडोर 1 आवर और आउटडोर 1-2 आवर
आप हमारे बच्चों के साथ में घूमिए, उनको आपके काम के बारे में जानकारी दीजिए, या आपके जो सब्जेक्ट है, बर्ड है, स्नेक्स है, फ्रॉग है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो उसका फायदा ये हुआ है कि जैसे जैसे हमारा ये काम चलते गया, अ, हमारे यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड, ओनली 10th स्टैंडर्ड पास होके नहीं बाहर निकलता है स्टूडेंट, तो एनवायरमेंटली एजुकेटेड हो बोली से बाहर निकलता है। तो उसका एग्जांपल आपको हम देते हैं कि जैसे हमारे 10th स्टैंडर्ड होने के बाद राकेश देउलकर बोल के एक बंदा है, अपना एनजीओ का फाउंडर मेंबर है। उसने 10th स्टैंडर्ड के बाद में छोड़ दिया था स्कूल, लेकिन हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि ऐसा मत करो, और उसने वापस कॉलेज ज्वाइन किया। गरवारे कॉलेज से एमएससी बायोडायवर्सिटी पास आउट होके अभी वो अम्बुली में है और अम्बुली के लिए काम कर रहा है। ये अचीवमेंट है। दूसरी बात है, जैसे 8th स्टैंडर्ड का एक लड़का और एक है पार्थ भिसे बोल के, तो हमने 2015 में EMML इंटरनेशनल कैमरा ट्रैपिंग प्रोजेक्ट किया था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ। तो 8th स्टैंडर्ड का पार्थ जो लड़का है, उसने इतना अच्छा काम किया था कि ये जो काम था उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए उसे यूएस बुलाया गया था, और वो जाके भी आया यूएस में। 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसके पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और वो अभी अभी फिलहाल तो वो 12th में है। थर्ड वन शुभम आलवे बोल के है, वो भी स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम का ही बंदा है। वो उसने भी बहुत सारे मतलब नेचर के बारे में काम तो करता ही है, और फोटोग्राफर इतना अच्छा फोटोग्राफर है कि उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं, और अभी वो MP कान्हा में एज ए नेचुरलिस्ट काम कर रहा है। तो ये अचीवमेंट्स है ग्रास रूट पे काम करते करते जाने के बाद में। और अभी आगे हम लोग सोच रहे हैं कि वापस नेचर स्कूल, ये कॉन्सेप्ट हमने सोची है कि एवरी मंथ बच्चों के साथ में एवरी सैटरडे या संडे नेचर स्कूल लेना है, जिसमें एक्सपर्ट हो कोई जो अपनी जानकारी, अपने फील्ड के बारे में जानकारी दे बच्चों को, ऑन फील्ड, इंडोर। और एक इवेंट शुरू करना है वापस, जो गम्मत कट्टा बोल के है। गम्मत कट्टा मतलब फन प्रेजेंटेशन जैसे होता है। तो हर एक गांव के गली में जाके वहाँ पे लोगों को उनके आजू बाजू की जो भी बायोडायवर्सिटी है उसके बारे में जानकारी देनी है, और सेक्रेड ग्रूव्स है या उनके रेगुलर लाइफस्टाइल में जो भी नेचर के साथ में उनके संबंध आते हैं, तो वो कितने जरूरी है, कितने महत्वपूर्ण है, उसके बारे में उनको जानकारी देनी है। तो एज अ BMC प्रेसिडेंट, मतलब बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी प्रेसिडेंट, हम लोग ने PBR का काम भी थोड़ा बहुत शुरू किया है, जिसमें गांव के लोगों का और हर रोज क्या संबंध आता है, हमारे जो फेस्टिवल्स है उसका संबंध गांव के लोगों के साथ में क्या आता है, नेचर के साथ में क्या आता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन। तो ये धीरे धीरे काम चल रहा है। और अभी गवर्नमेंट ने तो वो कंपलसरी किया है कि आपको PBR, पब्लिक बायोडायवर्सिटी रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। तो वो मतलब गांव में तो है, तालुका प्लेस पे होगा, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे होगा, आपके शहर का भी होगा। तो वो भी काम शुरू किया है। और बाकी तो हम लोग ने अभी मतलब हम लोग सब लोग मिलके स्नेक रेस्क्यू तो करते हैं, और कोई इंजर्ड बर्ड हो, इंजर्ड एनिमल हो, उसके बाद में इलीगल पोचिंग हो, इलीगल वुड कटिंग हो, उसके बारे में भी प्रेशराइज करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि बहुत पोचिंग कम हुआ है। जो पोचर्स थे उनके लड़के अभी हमारे साथ में हैं, वो अपने अपने जो घर में जो पोचिंग करते थे उनका उन्होंने माइंड चेंज किया है कि आप ऐसा नहीं करना है, तो वो भी कम हुआ है। और प्लांटेशन होता है, कभी कभी हम लोग प्लांटेशन भी करते हैं स्कूल के बच्चों के साथ में, क्लीन ड्राइव से। तो ऐसे काम चल रहा है। और जैसे शिल्पा मैडम जी ने बताया कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है टूरिज्म का, अच्छा और बुरा। तो मेरे मतलब मेरे पिछले 30-35 साल में मैंने देखा है कि अ, जिस एंगल से टूरिज्म बढ़ना चाहिए आम्बोली में, उतना बड़ा नहीं है। मतलब वो स्पीड नहीं है, वो अच्छी बात है।
हम लोग भी खुश है। जैसे हमारे यहाँ पे गांव में समझिए साइड सीन्स या पॉइंट पे जाने वाले रोड है, तो हम लोग वो इतने खराब हो चुके हैं कि हम लोग कभी वो अच्छे होने चाहिए ऐसे हमें कभी भी हम लोग गवर्नमेंट के पास में नहीं बोलते कि अरे वो अच्छे कर दो रोड, लोगों को प्रॉब्लम हो रही, नहीं, वो खराब ही रहने दो, लोग कम आते उतने अच्छे, ये सोच है। क्योंकि मैं एक जो लोकमत बोल के यहाँ क्या लोकल न्यूज़पेपर है उसके लिए एज ए जर्नलिस्ट भी काम करता हूँ, तो मैं ये चीज के बारे में कभी नहीं लिखता हूँ कि ये रोड खराब है वो रोड खराब है, ये नहीं, ये खराब ही रहने दो। लोग एक बार जाने के बाद में जाके पब्लिसिटी करेंगे कि वहां पे मत जाओ यार, वो रोड खराब है, ये खराब है, वहां पे आम्बुले में जाओ ही मत। हम लोग बोलते आओ ही मत, ये हम लोग बोलते। तो हम लोग पूरा अपना ध्यान दे रहे हैं इको टूरिज्म पे। तो तो आप बोलेंगे कि इको टूरिज्म से भी थ्रेट्स हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल है थ्रेट्स, क्योंकि बहुत सारे सो कॉल्ड नेचर लवर, सो कॉल्ड फोटोग्राफर्स अम्बोली में आते हैं और उनको इमेज देखते हैं अलग अलग तरह की, ये गूगल बड़े बड़े फोटोग्राफर्स की, और उसकी तरह इमेज उनको चाहिए होती है, तो वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं स्पीसीज को फोटोग्राफी के लिए। तो उस पे भी ध्यान हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने अभी बीच में कंपलसरी किया था कि लोकल गाइड आपको लेना है साथ में और काम करने हैं। उसको भी लोगों ने अपोज किया कि वो लोग बोलने लगे तुम लोग मोनोपोली करना चाहते हो, पैसे निकालने चाहते हो। ये भी हमारे ऊपर आरोप है, ये आरोप भी होते हैं ऐसे काम करते हो। तो हमने वो वापस ले लिया डिसीजन कि आप, लेकिन ऐसे करते वक्त आप मिलोगे तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे आपको, ये भी हमने उनको बता दिया। तो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में हमारी बात हो रही है कि ऐसे कंपलसरी किया जाए कि आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड तो हो या लोकल गाइड हो जिसके पास आईडी कार्ड हो, और ये प्रॉपर काम उनके साथ में किया जाए। तो बुरा तो मैडम जी ने पहला बोला, वैसे बुरे इम्पैक्ट मतलब कचरा तो हो ही रहा है। क्योंकि अम्बोली गांव जो है वो हाईवे पे पड़ता है, और यहाँ पे खिड़की खोल के कचरा फेंका जाता है जो बाद में वैली में जाता है, अम्बोली के वैली में जाता है कचरा। तो उसके लिए भी बीच में जब हमने क्लीन ड्राइव लिया था तो प्रॉपर वो ट्रेकर्स को लाके वो नीचे से कचरा निकलवा लिया था, लेकिन वापस चौथे दिन उतना ही कचरा नीचे गया था। तो वो काम ही नहीं कर रहा है उसके बारे में दिमाग की, उसके लिए क्या किया जाए, लोगों का मेंटेलिटी नहीं चेंज हो रहा है, तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। कचरा मतलब कचरे के डिब्बे रखो तो कचरे के डिब्बे ही नीचे फेंक देते थे, बोर्ड लगा तो बोर्ड फाड़ तोड़ देते हैं, जला देते हैं। ऐसी मेंटेलिटी के लोग यहाँ पे आते हैं रेनी सीजन में, बहुत ही मतलब अल्कोहलिक होते हैं वो लोग, और मौज मजा मस्ती करने वाले होते हैं। तो वो थोड़ा सा एक फायदे की गोष्ट बात यह है कि वाटरफॉल जो है अपना हाईवे पे ही पड़ता है, रोड साइड में। वो अगर जंगल में होता या बहुत अंदर होता तो बहुत नुकसान हो जाता। तो जो भी मतलब ऐसे लोगों के लिए जो टूरिज्म पॉइंट है वो रोड साइड है, उसके वजह से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स नहीं पहुंचे। अगर बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स पहुंचेगा तो समझिए डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर सोच लिया कि इकोटूरिज्म के लिए कि हम लोग ऐसे कंस्ट्रक्शन करेंगे वैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो मुझे तो डर है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही थ्रेट्स होगा। क्योंकि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्यादा जंगल में इंटरफेयर करके वहां पे कुछ जैसे वॉच टावर ये वो सब लगाएंगे, तो लोग वहां पे आगे जाएंगे। अभी तो कोई नहीं जा रहा है, तो ये करने से वहां पे लोग जा सकते हैं और वहां पे थ्रेट्स हो सकते हैं। क्योंकि आप अगर वॉच टावर करोगे ये सब करोगे तो आपका कंट्रोल भी होना चाहिए उसके ऊपर। अगर कंट्रोल उस वॉच टावर का उपयोग पोचर्स करेंगे, शिकारी लोग करेंगे, तो ये बहुत मतलब नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस की है सीसीएफ कोल्हापुर मतलब जो हमारे यहाँ के हैं उनके साथ में, और क्या हमें मॉडल चाहिए इको टूरिज्म का, और लोगों को प्यार से समझा के अभी अम्बोली तो कंजर्वेशन रिजर्व हो चुका है, तो और भी थोड़े स्ट्रिक्ट मतलब नियम हो गए हैं। तो लोगों को गुस्सा ना आए ऐसे नियम होने के बाद में, तो उनको प्यार से कैसे समझा के दोनों का मतलब क्या सुवर्ण मध्य बोलते हैं उसे, वो सोच के कैसे टूरिज्म बढ़ाया जाए उसके बारे में अभी काम करना है। और एनजीओ के थ्रू बहुत आगे जाना है नेचर कंजर्वेशन के बारे में। थैंक यू। Thank you, Kaka.
So students who are here today listening to what Kaka and Hemant had said, काका मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी आपने बोला वो सुनने के बाद कोई भी बता सकता है कि आप कितने तय दिल से ऐसे अंदर से पूरी बात आ रही है आपके कि और जब आप बोल रहे हैं कि लोगों की मेंटालिटी कैसे है, कैसे वो इतना आप बच्चों के साथ यानी अम्बोली के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप सारा काम कर रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो, और लोग बाहर से आके वहां पे कचरा कर रहे हैं, तो इट्स वेरी वेरी मींस सैड थिंग. एंड स्टूडेंट्स, यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी all as a sensitized citizen, we should work for these things. Even in our campus, if you come back, you will see that how our campus is beautiful, and still we also have valleys and forested area, and you will see the plastic and such lot of garbage is thrown in these valley in our campus too. So who is staying in the campus? We only, and we does this thing. तो यहाँ तो अम्बोली में तो उधर के लोग तो कुछ नहीं करते, बाहर के लोग आके इतनी सारी गंदगी करते. एंड एज हेमंत ऑल्सो सेड कि पिछले 10 साल में ना हेमंत की 20 या 25 नए स्पीसीज आर डिस्कवर्ड इन so just understand the richness, the biodiversity richness in this particular village. It's a small village, and it's very sad when Kaka is saying कि आप आओ ही मत अम्बोली, हमारे यहाँ के रास्ते खराब है तो खराब ही रहने दो. So it's very sad to see that a person who is doing so much conservation level, grassroots level work, and on the other hand, Hemant knows that there is a lot of biodiversity, and still they are not welcoming people from outside only because we are not being a responsible tourist or responsible citizens. So I think from today's session, we all should understand, whoever is here, and this recording we will be uploading on YouTube, and many more students and people will listen to this recording, that everyone should understand that we have to be a very responsible person, citizens, and as a tourist also. Ma'am, your voice is lagging. Very responsible. So Hemant and Kaka. So I think there's some problem on the end, on her end. So I think what she wanted to say was thank you so much आप दोनों को कि आप आए and आपने हमसे बात की. And अगर कोई questions हैं तो अभी एक last थोड़ा 10 minute question answer session कर लेते हैं. तो ऑडियंस में से किसी को भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं इनके काम के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, या वो क्या कर सकते हैं उसके बारे में, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. Sir, can I ask a question? So actually, I have a question to Mr. Kaka Pise. My question is regarding the photography he did, uh, and the wide-scale photography he did in the area of Amboli. So, what can citizens do from their part just to protect the biodiversity as well as along with the local population? So that's my question. Ask one, sir. So what the local population along with the people as well as the citizens of India can do to protect the biodiversity of Amboli?
बाकी जो लोग टाइप डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हाँ तो उसके बारे में हमने लोगों को भी बोला है कि समझिए अभी कई कुछ फोटोग्राफर्स है या कुछ रिसर्चर्स है, तो जहाँ पे भी आप फोटोग्राफी के लिए या रिसर्च के लिए जा रहे हैं, वहाँ का जो डेटा है, वो डेटा जैसे कंजर्वेशन के काम करने वाले जैसे हमारे एनजीओ, उसे आप दे दो आफ्टर पब्लिकेशन, ये काम वो लोग कर सकते हैं। या फोटो थ्रू कुछ न्यू एक्टिविटी, अननोन एक्टिविटीज, या कुछ ऐसे न्यू रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं जो जिसका फायदा साइंस को हो सकता है। और बहुत सारे थ्रेड्स करने वाले ऑरेंज रेड इंडस्ट्रीज या प्रोजेक्ट्स भी कुछ कुछ गांव में होने वाले होते हैं, तो अगर आप कोर्ट थ्रू उनको अप्रोच करना चाहते हो, तो वहां पे आपको ये फोटोज या ये रिसर्च पेपर्स, ये सब काम में आ सकता है। तो अ, हम लोग ने ऑलरेडी ऐसे हमारे एनजीओ थ्रू अपील करके रखा है लोगों को कि आपने अ, अगर आप अम्बोली में आ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आपको मतलब बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट है गांव की, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो उसको राइट्स है कि उनके जो आपके आपके पेपर जो आफ्टर पब्लिकेशन आपको एक कॉपी बीएमसी बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को देनी है। तो ये काम हो सकता है उसमें। I want to add one more thing. For this conservation and awareness work, we need more volunteers. So, like if you want to do a project on long-term monitoring or like that, we need volunteers for that. So, in that case, I think many people can help us for that purpose only also. So we have a question from the audience. This is from Poonam Katska. Apart from cleaning drives, how is the waste management done in Amboli? Yeah, that's the biggest headache because last month only one of our friend has collected almost 50 bags of garbage from one Mahadevgarh particular point called as Mahadevgarh point, and we don't know what to do with that. So for that, I think we need to have a recycling plant for that. So from which we can make a biofuel or kind of fuel from that, and we can distribute it to the villagers also. And for that, I think the requirement is hardly a 2,000 square feet of area and 10 lakh rupees for the plant. So also working on that front also, to how to deal with that garbage. Thank you, sir. So, do we have any more questions? To the audience, I just want to mention you can just raise your hand and type your questions in the chat box so that we can forward it to the to our respective speakers. Yeah, just in case you cannot Yeah. unmute and speak or something. So, sir, I had a question for both of you. So, I'd rather go in Hindi. मैंने पुणे में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर स्टार्ट किया था, एंड आपको पता होगा शायद कि वो एक स्टूडेंट मूवमेंट था, आजकल कुछ और बन गया है, बट तब आई थिंक 2 साल पहले, एंड हम भी बहुत सारे क्लीनलीनेस ड्राइव्स वगैरह करते थे, तो हमारे पास थोड़े कॉन्टैक्ट्स थे जो लोग इधर प्लास्टिक का टार बना देते हैं या फिर प्लास्टिक को अपसाइकिल कर देते हैं वगैरह। तो क्या आप ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहकर वो सारा सेग्रीगेशन का काम भी लेते हैं, या फिर सिर्फ बायोफ्यूल के टुवर्ड्स काम है आपका? शुरू का पार्ट सुनाई नहीं दिया ठीक से। ओके, सो बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली पुणे में जो लोग प्लास्टिक से टार बना रहे हैं, जिससे हम रोड्स बना सकते हैं, जो रोड्स बहुत ड्यूरेबल होते हैं, राइट? एंड सिंस काका सर म्यूनिसिपैलिटी के
टूवर्ड्स भी लाइक उनके साथ भी काम करते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप थोड़ा म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स ले सके जिसमें आप उसको कुछ और बना दे रहे हैं, आप साइकिल कर दे रहे हैं, जो वेस्ट मटेरियल मिल रहा है उसको अपार्ट फ्रॉम बायोफ्यूल, एंड जो बाकी का भी ऐसे होता है, जैसे बहुत सारे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको दूसरे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, लाइक बैग्स और होम आइटम्स। सो ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट भी है आपका, या फिर अम्बोली क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो नहीं हो पाता है, ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज होते हैं? उसमें दो ये है प्रॉब्लम्स। एक तो हमारे पास ऐसे कुछ कांटेक्ट नहीं है वर्किंग फॉर दैट, एंड दूसरा इज द ट्रांसपोर्टेशन, एक वो भी इशू है, एंड थर्ड इज जो रेगुलर सप्लाई वो एक प्लांट रन करने के लिए जो चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देयर इज अ रिसाइकलिंग प्लांट इन गोवा वेयर from all over Goa they are collecting the garbage and they are recycling or they are making a fuel from that, and उतना अम्बोली में नहीं हो सकता, नहीं हो पा रहा है, and there is a gram panchayat in Amboli. So if you can work with the Sawantwadi is a taluka place where there is a municipality is there, so वहाँ का भी बहुत कचरा जमा होता है, वो सिर्फ जला देते हैं, कुछ नहीं करते वो प्लास्टिक को। So I think ऐसा कुछ अगर दूसरे म्यूनिसिपैलिटी के साथ या ऐसा कुछ कोलैबोरेशन में अगर हो सकता है, so that we can run that plan. या जैसे आपके पुणे में पुणे वाला कर रहे हैं, वैसे कोई कॉर्पोरेट, हाँ, अगर कोई वो अम्बोली क्या दत्तक लेंगे, हाँ अडॉप्ट कर लिया फॉर क्लीनलीनेस, तो उनको भी कॉर्पोरेट कंपनीज को भी माइलेज मिल सकता है उसका, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र की नजर अम्बोली पे होती है कि अम्बोली में क्या चल रहा है, अम्बोली में क्या नया हो रहा है, तो उसका माइलेज भी मिल सकता है उनको और अम्बोली क्लीन भी रहेगा, तो वो हो सकता है। हाँ, ओके, थैंक यू। So actually, I have a point to add in this conversation. Just whether anybody can launch a channel specifically on the biodiversity of Amboli, like Animal Planet or Discovery or something like that, so that the people around the world, including the people from India, can have an effect of can have familiarize themselves with the wonders of Amboli. Yeah, definitely. Because पहले अम्बोली का जो फॉरेस्ट है उसका स्टेटस was just a reserve forest. Now it is converted into a conservation reserve. So it is almost like a wildlife sanctuary के जो rules है वो यहाँ पे अभी आ जाएंगे, and protection भी बढ़ जाएगा शायद उसका. And the other thing जो है actually BBC and this National Geographic they are filming the biodiversity and wildlife in entire world, but they have never visited the Western Ghats, and they have never covered the biodiversity of this Western Ghat. So अगर ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स पे अगर अम्बोली या वेस्टर्न घाट हाईलाइट हो जाएगा, so ज्यादा लोगों का ध्यान उसकी तरफ definitely it will catch. Sir, और एक last question. Apart from birds and insect species and amphibians and reptiles, in big mammals, कौन से species अम्बोली में spot किए गए? जैसे हेमंत ने बताया 20 न्यू स्पीसीज जो अभी उसमें क्रैब्स के स्पीसीज, लोगों को क्रैब के बारे में मतलब बहुत कम जानकारी थी, तो यहाँ अम्बोली स्पीसीज क्रैब के नए निकाली गई है, जो मतलब खुशी की बात है कि अपने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के लड़के ने निकाले, जो जेन्युइनली काम करता है यहाँ पे आके, और गेकोस के कुछ स्पीसीज है, स्नेक के 1-2 स्पीसीज है, अभी फिश की नई चिस्टूरा हिरण्यकेशी बोल के एक स्पीसीज फिश की जो स्टिल वर्ल्ड में अम्बोली में ही पाई जा रही है, और एंडेमिक टू अम्बोली है अम्बोली टोड, जो पूरे वर्ल्ड में अम्बोली में पाया जाता है, तो ऐसे कुछ स्पीसीज है। और हेमंत बताया, if you look at the checklist of Amboli, the published the bird checklist is of 208 species. There are more than 35 reptile species in Amboli. There are more than 200 species of butterflies in Amboli, and the checklist is growing day by day. So odonates also we are documenting, like dragonflies and damselflies. That checklist is also more than 75 species. That's great.
odonates. The northernmost record was up to Coorg and Kerala. So now we have that species in Amboli also. So a huge range extension is there. So there are almost 25 butterfly species which are having range extension north of Karnataka or north of Goa. So those species were never recorded or reported from Maharashtra. So it's huge biodiversity number. So we have a question. We have a question from the audience. What could we do to protect wildlife zones around the city? Is it right to get these zones recognized, as recognition could create more harm due to the lack of knowledge among the locals? Yes, definitely. अगर आपको कुछ ऐसा प्रोटेक्शन के लिए उसके लिए करना है तो फर्स्ट थिंग इज टू डॉक्यूमेंट द डाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया, जैसा हम लोग अम्बोली में कर रहे हैं. तो दिस सो जस्ट नाउ आई हैव मेंशन्ड नंबर ऑफ bird species or butterfly species in Amboli. So we are documenting this for last 14-15 years. So अगर ऐसा कुछ proper documentation उसका हो जाएगा तो we can present it to somebody else and to the respective authorities, and we can have a protection status for that area. Thank you, sir. Thank you. All right, so I guess we've had a lot of questions, and Anirban, would you like to take up a vote of thanks for this session? Thanks a lot to Mr. Hemant Okale and Mr. Kaka Phise for enlightening us with the knowledge, with the wonders of Amboli and the scenic beauties of Amboli as well. We can have that effect from the remote corners of India and around the world right now. Thank you. Yeah, thank you so much for giving us the opportunity to showcase our work. Thank you so much. Thank you. So Hemant, sorry, मैं थोड़ा disconnect हो गई थी. No, it's all right. So yes, thank you very much, Kaka and Hemant. And actually, I also wanted to bring some sincere biodiversity club student members to Amboli. लेकिन last year ये COVID जो शुरू हो गया तो वो शुरू ही हो गया फिर. So Kaka, hopefully the sincere and once I'll get them to work for you also one day. तो जो अच्छे sincere students है जिनको सच्ची में कुछ करना है, ऐसा एक ग्रुप लेके मैं पक्का मलबार नेचर कंजर्वेशन के लिए सब कुछ वॉलंटरी काम करने के लिए आ जाऊंगी. तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस है, या अगर कभी हम आए तो आप कौन से एरिया में काम करना चाहोगे हमारे स्टूडेंट्स को लेके, तो मुझे बता के रखिए. देन एक स्मॉल ग्रुप लेके आई हैव गॉट द परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आल्सो, सो वी विल डेफिनेटली वुड लाइक टू कम विद अ स्मॉल बंच ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, थैंक यू. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सो मच.